हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है प्रीति क्लासेस में। आज मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊँगी, जिसके लिए मैंने लुसेंट की बुक ली हुई है। मैं आपको लुसेंट की बुक प्रॉपरली लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगी और उसको समझाऊँगी, जिससे आपकी एक बुक भी तैयार हो जाएगी और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे, मैंने ये पीडीएफ लिया हुआ है। एक्चुअली इसमें जो हाइलाइटर है मैंने खुद स्टडी किया तो उस वजह से लिख गया है। बाकी मैं आपको बोल के बताऊंगी, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें से देखिए, सबसे पहले लाइन दी गई है कि जीव विज्ञान बायोलॉजी क्या है। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि जीव विज्ञान वो चीज़ होती है जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों को, जिसके अंदर जान होती है, जो प्राण होते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। तो बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, बायो और लोगस से, जिसमें बायो का अर्थ होता है जीवन और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। मतलब कि जो जीवन है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना ही बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्लियर है सबको? अब आगे चलते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क, जो कि फ्रांस के थे, एवं ट्रेबिरेनस, जर्मनी नामक वैज्ञानिकों ने 1801 में किया था। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि जीव विज्ञान जो बायोलॉजी शब्द है उसका प्रयोग कौन किया था। तो अब मैंने क्या बताया, एक थे लैमार्क जो फ्रांस के थे और एक थे ट्रेबिरेनस जो जर्मनी के थे। उन्होंने 1801 यानी 81 में मतलब उन्होंने इसकी खोज की थी, मतलब उनको जाना था। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है जीव विज्ञान की शाखाएं। तो जीव विज्ञान की शाखाओं को हम पढ़ेंगे। एक टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, तो इसमें दिया पहला एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन का धंधा। आप बड़े बड़े मतलब जगहों पे देखते होंगे, लोग मधुमक्खी का पालन करते हैं। उसको पूरा अच्छी तरह से एक होता है ना, मतलब कि सीमेंट का बॉक्स ऐसा बना के फिर उसमें मधुमक्खी का पालन करते हैं, फिर उससे शहद को निकालते हैं, तो उसको हम एपीकल्चर कहते हैं। वो एपीकल्चर की प्रोसेस होती है। अब सेरीकल्चर है। सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन होता है, जिससे मतलब कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, उसको सेरीकल्चर कहते हैं। पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन होता है। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन होता है। फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन। एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन होता है। थर्मोलॉजी फलों का अध्ययन होता है। अनेथ्रोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होता है। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन होता है। देखिए, मछलियों का अध्ययन यहाँ दो दिया है। एक है आपका यहाँ पे, और एक है यहाँ पे मत्स्य का अध्ययन। मेरा सही से टिक नहीं हो पाया है एक्चुअली, मैं अभी हाथ से टिक करी, कुछ दिनों में ये भी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है। अब मतलब ध्यान रखिएगा कि जो पीसीकल्चर होता है, मछली के पालने का अध्ययन किया जाता है, और एक जो होता है इक्थियोलॉजी, मछलियों का ही अध्ययन किया जाता है, जो मछलियाँ होती हैं। एंटोमोलॉजी जो होता है कीटों का अध्ययन होता है। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन होता है। डेंड्रोलॉजी में दो आते हैं, एक वृक्ष भी आता है और एक झाड़ियाँ भी आती हैं। ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन होता है। सौरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन होता है। सिल्वीकल्चर जो होता है काष्ठी पेड़ों का संवर्धन होता है। हार्टिकल्चर उद्यान विज्ञान का। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। देखिए, अब यहाँ पे दो चीज़ दिया हुआ है, एक पुष्पों का अध्ययन होता है, पुष्पों का अध्ययन, और एक होता है फूलों की खेती। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो फ्लोरिकल्चर है वो फूलों की खेती के लिए होता है, और एंथोलॉजी जो होता है वो पुष्पों का अध्ययन होता है। ठीक है। अब हो गया एग्रोस्ट्रोलॉजी घास का विज्ञान का अध्ययन। हाइड्रोपोनिक्स पानी में मिट्टी के बिना बढ़ते पौधों का
अध्ययन जैसे कि देखते हैं ना आप, जहाँ पर पानी ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे मतलब फूल अपने आप ही मतलब सॉरी फूल कह रही हूँ, जैसे पेड़ अपने आप निकल देते हैं कि आपने वो सिंघाड़ा देखा होगा, और वो कमल भी मतलब कमल नहीं, कमल तो मालूम मिट्टी में ही रहता है। मतलब कि बहुत से आपने देखा होगा कि विदाउट पानी के, विदाउट पानी में मिट्टी के बिना मतलब मिट्टी के बिना ही वो उग जाते हैं। तो वो ऐसी सब चीज़ें होती हैं। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु जी ने 384 से 322 बीसी काल में हुआ था। जीव विज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान जो उन्होंने किया था वो अरस्तु ने सबसे पहले किया हुआ था। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधे एवं जंतु के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषयों में अपने विचार प्रकट किए थे। जो अरस्तु हैं उन्होंने पौधे एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए थे। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्हें जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है, क्योंकि पौधों के लिए भी थे और जंतुओं के लिए भी थे। तो उन्होंने दोनों का अध्ययन किया था। तो ये इसके पिता ही, और उसके पिता हैं वो मतलब कि क्या बोलते हैं, अरस्तु जी को माना जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो जीव विज्ञान का शब्द है, जो शब्द है उस शब्द जिन्होंने दिया था उनका नाम लैमार्क और टेवरियस था। तो जो लैमार्क और टेवरियस थे उन्होंने शब्द दिए थे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है, ये देखिए मैंने आपको पढ़ाया है, तो इसका अध्ययन उन्होंने कराया था। ठीक है, मतलब कि उन्होंने शब्द दिया था। बाकी जो अरस्तु है उसके पिता उनको माना जाता है। अब देखिए, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान के प्रमुख नियमों सिद्धांत के प्रवर्तक, इनके नाम पढ़ेंगे। तो पहला इसमें दिया आनुवंशिकता के सिद्धांत, जिनको दिया है कौन है, मेंडल। जीव सिद्धांत कितने दिया है, D.H. मॉर्गन। उत्परिवर्तन सिद्धांत कितने दिया है, हैग्रो डी फ्रिज। कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एवं सॉन। जीव द्रव्य सिद्धांत हर्ट बिग। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का नियम लैमार्क ने दिया है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने दिया है। द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस। DNA द्विखंडी मॉडल। ये सब चीज़ें आप देखिए, परेशान नहीं होइएगा, ये सब चीज़ें आगे आएंगी, मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊँगी और सब कुछ अच्छे से बताऊँगी, बस आप ध्यान से मेरी बातें सुनते जाइए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इधर आते हैं। अब हम देखेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को 2 समूहों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है जंतु समूह व वनस्पति समूह। अब ये देखिए, मैंने ये जो हाइलाइटर से कर दिया है, प्लीज़ इसके लिए सॉरी, बट मैं आगे से कोशिश करूँगी कि आपको फ्रेश चीज़ें मिले। बट हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको। चलिए इसमें देखते हैं। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों पादप जगत प्लांट किंगडम व जंतु जगत में विभाजित किया। लिनियस की जो बुक का नाम आप लिख लेंगे, इसमें सिस्टेमा नेचर उनकी 2 पुस्तकें थी, मतलब एक पुस्तक थी जिसमें जो 2 चीज़ों का उन्होंने वर्णन किया था, पादप जगत और जंतु जगत को विभाजित किया था। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। चलिए अच्छा, लिनियस के बारे में देखते हैं। लिनियस, उनकी पुस्तक का क्या नाम है, सिस्टेमा नेचर। उसमें 2 चीज़ें हैं, प्लांट किंगडम और आपका प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम है। और लिनियस की प्रणाली जब उन्होंने वर्गीकरण किया तो उसी से आधुनिक वर्गीकरण की प्रणाली की नींव रखी गई, तभी से उनको आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है तो आप लिनियस बताएंगे, और ये भी अगर पूछा जाए कि सिस्टेमा नेचर किसकी पुस्तक है तो लिनियस का नाम बताएंगे। ठीक है,
आगे चलते हैं। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण। परंपरागत द्विजगत पद्धति का स्थान अनंत विटेकर द्वारा सन 1969 में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने लिया है। इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत में वर्गीकृत किया गया, जिसमें पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि एक 5 जगत प्रणाली क्या है, जिसको किसने दिया था। विटेकर ने 1869 में दिया था, जिसमें 5 चीज़ें आती। एक मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप मतलब प्लांटे, कवक, फंजाई एवं एनिमल्स। फिर से याद करते हैं। 5 जगत वर्गीकरण विटेकर ने दिया था 1969 में, जिसमें 5 जगत हैं, जिसमें पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा पादप, चौथा कवक, पांचवा जंतु। चलो अब सबसे पहले पढ़ते हैं मोनेरा। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक्स जीव आते हैं, मतलब जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए गए हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग में आते हैं। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये सब चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी, बट आप बस ध्यान से पढ़ते जाइए कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ। आप उस चीज़ों को 1 नहीं 2 बार सुनिए, और मतलब मेरे पढ़ाने के बाद फिर आप एक बार इसको रिवाइज़ भी कीजिए, जिससे आपको अच्छी तरह से याद होगा। तो चलिए पहला याद करते हैं। मोनेरा जो होता है, मोनेरा में मतलब कि कौन कौन से जीव आते, जैसे कि हो गया आपका प्रोकैरियोटिक, मतलब प्रोकैरियोटिक जिसमें प्रोकैरियोटिक मैं आपको कैसे समझाऊँ, मैं बता रही हूँ आपको। पूरे प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि एक सेकेंड आपको बता रही हूँ, मैं सोच रही हूँ आपको कुछ एग्जाम्पल दे दो। एक सेकेंड। मतलब कि प्रोकैरियोटिक देखिए जिसमें केंद्रक नहीं होते, मतलब केंद्रक होते ही नहीं है, और उसमें उसकी लेयर्स बनी होती है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको आगे बढ़ाऊँगी। तो फिर ये जो जीवाणु साइनोबैक्टीरिया इसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे दूसरा जगह देखते हैं, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्राय जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित होते हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित यूग्लिना इसी जगत में आते हैं। यह 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषी और प्रकाश के अभाव पर इतर पोषित। इसके अंतर्गत साधारण प्रोटोजोआ आते हैं। जैसे कि प्रोटोजोआ क्या होता है ना, इसमें ये जो बोला है आपको सूर्य के प्रकाश का मतलब कि इसमें क्या होता है ना कि जो मतलब सूर्य के प्रकाश के बिना मतलब कभी सूर्य के प्रकाश बिना प्रकाश सॉरी मैं फिर से बोल रही हूँ। जैसे कि जो इसमें 2 चीज़ें दी हैं कि जो पौधे होते हैं ना, वो प्रकाश की उपस्थिति में भी अपना भोजन बना लेते हैं, और प्रकाश की उपस्थिति नहीं होती तो वो खुद भी मतलब खुद भी भोजन बना लेते हैं। तो इसमें 2 रूप पाए जाते हैं। अब हुआ पादप। इस जगत में प्राय सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषित पादप जीव सम्मिलित शैवाल, मांस पुष्पी तथा पुष्पी बीजीय पौधे इसी जगह में आते हैं। जो पादप है तो उसमें आप समझ सकते हैं, जैसे कि मॉस एक पौधा होता है, मेरे मुँह से वो मांस निकल गया, आई एम सो सॉरी बच्चों। पुष्पी तथा पुष्पी बीजीय पौधे इसी जगत में आते हैं, ठीक है। कवक इस जगत में यूकैरियोटिक परपोषी जीव सम्मिलित किए जाते हैं, जिनमें अवशेषण द्वारा भोजन किया जाता है। ये सभी इतर पोषी होते हैं। ये परजीवी तथा मृत्युजीवी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। जो कवक होते हैं वो मतलब कि कवक जो फंजाई होते हैं वो मृत परजीवी या मृत पोषी भी होते हैं, मतलब इनकी काइटिन की झिल्ली बनी होती है। ये मतलब कि आपको दूसरे पे भी आधारित रहते हैं, खुद पे भी आधारित रहते हैं। इनकी जो लेयर्स होती है वो काइटिन की होती है।
अब आते हैं जंतु जगत। आप ऐसा मत सोचिएगा मैं आपको क्लियर नहीं कर रही हूँ, मैं करूँगी, बट मैं धीरे धीरे आपको पढ़ाने की कोशिश करी। आगे जब चलेंगे हमें सब मिलेगा, बट आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपका कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो छूट जाएगा और आप नहीं मतलब आपको नहीं मिलेगा या आपके क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। आप बेफिक्र रहें, मेरी गारंटी, मैं आपको बताऊँगी कैसे क्या होता है और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आएगा और आपका पूरा का पूरा लूसेंट बुक भी तैयार हो जाएगी और आपके कॉन्सेप्ट भी तैयार हो जाएंगे। बस आप भरोसा मेरे पे रखिए और मतलब कुछ अपने से मेहनत करिए और जितना मेरा पढ़ाने का होता है वो मैं सब सही करूँगी, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ठीक है, अब चलते जंतु जगत। इस जगत में सभी बहुकोषीय जंतु समभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इसको मेटोजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति होती है। ये सब बच्चों आपको आगे मिलेगा। जाति क्या है, उपजाति क्या है, सब क्या है, कैसे उसका नाम पड़ता है, ये दो नाम पद्धति में मैं आपको पढ़ाऊँगी, आपको कुछ क्लियर होगा। ठीक है, अब जीवों के नामकरण की दो नाम पद्धति। चलिए अब देखिए आगे आगे मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है। 1753 में 1753 में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक है, जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता कहा जाता है, ने जीवों के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवोधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश के नाम से और दूसरा शब्द जाति नाम कहलाता है। जाति नाम कहलाता है जाति नाम कहलाता है जाति नाम कहलाता है जाति नाम कहलाता है। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकृत वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा, जिसने इस जाति को सबसे वर्तमान में नाम प्रदान किया। जैसे कि मानव नाम होमो सैपियंस है। ठीक है, होमो सैपियंस, तो होमो सैपियंस है होमो सैपियंस है उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति है सैपियंस। लीन वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने ही होमो सैपियंस नाम से पुकारा था। मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैंगो का नाम लीजिए, तो मैंगो मतलब मैंगो मतलब कि जो मैंगो का नाम होमो सैपियंस नहीं है, मंजीफेरा। एक सेकंड बच्चों, जैसे इसमें बोल रहा है ना कि उनके बाद नाम लिखा है, तो चलिए हम आम का लिखे भी जाते हैं। तो अब आम का नाम मंजीफेरा इंडिका होता है, तो मंजीफेरा फेरा सॉरी बच्चों, मैं ऊपर लिख देती हूँ। एक सेकंड रुकिएगा, मैं भी इसको सही करती हूँ। लीन हम इसलिए लगाते हैं ना बच्चों, क्योंकि इन्होंने ही इनका नाम दिया था, इसलिए हम उसके नाम के लास्ट में मतलब लीन लगाते हैं, ताकि उसमें इससे पहचान हो सके कि इसको सर्वप्रथम किसने दिया था। अब चलिए हम 3-4 नाम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें है मनुष्य का होमो सैपियंस होता है, ठीक है। और मेढक का राना टिग्रिना, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता का कैनिस फैमिलियरिस और गाय का
बॉस इंडिकस, मक्खी का मॉस्को डोमेस्टिका, आम का मंजीफेरा इंडिका, धान का ओरेजा सटिवा, गेहूँ का ट्रिगम एसीविटिवम, मटर का पाइसम सटाइवम, चना का सेरिर आर्टिटेनियम, सरसों का ब्रेसिक कंप्रेस्टिक्स। ठीक है, आज के दिन में इतना ही बच्चों। फिर मैं नेक्स्ट आपको पढ़ाऊँगी दूसरा टॉपिक जो है वो कोशिका विज्ञान का है। ठीक है, बाकी आप इन चीज़ों को रिवाइज़ कर लीजिएगा। बाकी आपको कोई भी दिक्कत होगी तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी आप लोग ऐसे ही रहें, बने रहिएगा, ताकि आप मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं और भी आगे आपके लिए अच्छी वीडियोस ला सकूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी बच्चों कि आपको सब समझ में आए और आप अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, सबको गुड नाइट, राम राम, राधे राधे। आप लोग सभी अपना ध्यान रखिएगा, सब लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा। बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो, सॉरी मैंने गुड नाइट बोल दिया, बाय बाय, वो एक्चुअली गलती हो गई। आप अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, राम राम, जय हिंद।